हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको CUET PG 2025 का बीएड लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। तो इसमें आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चंस को मैं एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करूँगी और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी अगर आप CUET PG 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आपको किस टॉपिक पे या फिर किस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पर आपको समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। तो ये पेपर 22 मार्च को कंडक्ट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका बन जाता है पहला ऑप्शन करेक्ट है, सन्यासी। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका फोर्थ, यानी कि क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र के अंतर्गत इनमें से कौन सा पत्र नहीं आता है। औपचारिक को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल लेटर, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं आता है, यानी कि इनमें से कौन सा पत्र इनफॉर्मल है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप इसको बता सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि व्यक्तिगत पत्र, जिसको अंग्रेजी में पर्सनल लेटर्स भी कह सकते हैं, जो कि इनफॉर्मल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है, वो भाषा क्या कहलाती है। यानी कि वो भाषा जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, तो वो भाषा कहलाती है आपकी संपर्क भाषा। राजभाषा नहीं कहलाती है। तो आप कंफ्यूज होके फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं करिए, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, इसमें आपको सूची दे दी गई है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी मैचिंग करनी है करेक्ट। तो एक और तो मुहावरे या फिर लोकोक्ति दे दी गई है, दूसरी ओर उनके लिए प्रचलित अर्थ, यानी उनका अर्थ क्या निकलता है। तो पीछा करना, पीछे पड़ना, पीठ दिखाना और पीठ पीछे। पीछा करना, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको पता होगा ही। तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रही हूँ, वैसे आई होप आपको ये खुद से पता हो। तो यहाँ पर ए का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में बी का यहाँ पर सही आंसर है तीसरा, यानी कि पीछे पड़ने से यहाँ पर अर्थ है किसी को परेशान करना। इसके बाद में सी का दूसरा करेक्ट है, पीठ दिखाना अर्थात हार मान लेना, और पीठ पीछे यानी कि परोक्ष में। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वो स्वर क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका बन जाता है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि गुरु स्वर कहते हैं उन स्वरों को जिनको उच्चारित करते समय 2 मात्राओं जैसा समय लगता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण यानी कि सघोष है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। यानी कि कौन सा व्यंजन ऐसा है जो 2 व्यंजनों को संयुक्त करने से नहीं बना है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, सही आंसर आपका बन जाता है तीसरा। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे में अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। तो यहाँ पर आप किसी के प्रति एक आशीर्वाद का भाव रख रहे हैं, यानी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन जाता है, यानी कि ये एक इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, 69 संख्या की शुद्ध वर्तनी क्या है। मैंने इसको इसलिए इंग्लिश में पढ़ा क्योंकि यहाँ पर हिंदी में ही आपको इसकी शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में। वैसे तो इसे 69 कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सही वर्तनी आपको चयनित करनी है। तो जाहिर सी बात है मैंने उच्चारित भी 69 ही किया है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। अगला 11वां प्रश्न है, मैचिंग को लेकर, यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ तो अनेक शब्द दे दिए गए हैं, उनके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो देखने की इच्छा, यानी कि देखने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। दूसरा है करने की इच्छा, तीसरा है तैरने की इच्छा, और
चौथा है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा तो आप सबने सुना होगा, जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा, यानी उसकी जिजीविषा बहुत है, उसको जीने की इच्छा बहुत है। तो यहाँ पर देखने की इच्छा यानी ए का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसके बाद में वी का करने की इच्छा, इसका सही आंसर है चिकीर्षा। और तैरने की इच्छा, इसका सही आंसर है तितीर्षा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथासंभव। एक शब्द दे दिया गया है, इसमें आपसे समास पूछा है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं CUET PG 2025 में हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर था LAQP 02, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यथासंभव में कौन सा समास है। तो आप सबको पता होगा आई होप, यहाँ पर यथासंभव में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, आपको एक वाक्य दे दिया गया है। यहाँ पे इस शब्द का आपको बताना है कि ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाता है संख्यावाचक। जाहिर सी बात है, चौथा यानी कि फोर्थ एक संख्या ही तो होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ईजिली ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से दे दिया गया है मैचिंग को लेके। तो यहाँ पर एक और उपभाषाएं दे रखी हैं, दूसरी ओर बोलियां दे रखी हैं, यानी कि कौन सी उपभाषा में कौन सी बोलियां आती हैं, यहाँ पे आपको ये सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा और खड़ी बोली आती है। इसके बाद में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी और बघेली आती है। इसके बाद में पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। और अंत में बात करूँ तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली और मगही आती है। अगला क्वेश्चन है कि जिसका जवाब ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जा सकता है? लाइलाज। लाइलाज तो वो होता है जिसका इलाज ही ना ढूंढा जा सके। लाजवाब या फिर जवाबदेह या फिर अजीब। लाजवाब इसका सही आंसर होगा। जवाबदेह तो तब प्रयोग किया जाता है जब कोई गलती हुई हो आपसे और उसका आपसे जवाब मांगा जाए, तब कहा जाता है कि आप इस सिचुएशन के या फिर आप इस परिस्थिति के जवाबदेह हैं, क्योंकि आपके ऊपर उस परिस्थिति की जिम्मेदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो यहाँ पर मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बन जाता है सेकंड, यानी कि मक्खी को तत्सम शब्द में मक्षिका कहकर बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। आप सबने आई होप ये वाला दोहा सुना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो बता दे रही हूँ कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस आपका बन जाता है राम सो बड़ो है कौन, पहले नंबर पे आएगा। दूसरे पे आएगा आपका मोसो कौन छोटो, यानी राम से बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो ते। तो यहाँ पर आपने सीक्वेंस बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लिया होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाता है BCAND, BCAND, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाता है। ये तुलसीदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। आई होप आप सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 18वां। निम्नलिखित में से शब्द और उनके पर्यायवाची युग्मों का आपको सही चुनाव करना है। अश्व को घोटक कहते हैं, ये बात आपको बतानी है। वैसे तो ये करेक्ट है, आई होप आपको पता होगी। इसके बाद में कपट, ब्याज, कठोर, मृदु। कठोर और मृदु ये तो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है, यानी विलोम शब्द हो गए, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी कट ही गया। इसके बाद में अंतिम ऑप्शन है चतुर, विज्ञ। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जहाँ पर सी है वो तो इनकरेक्ट हो ही गया है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन कट गया। इसके बाद में अब आपको चूज़ करना है सेकेंड और फोर्थ में से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन में ए नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ए तो बिल्कुल करेक्ट है, अशोक को घोटक ही कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बहुत ईजिली आपने ऑप्शन फाइंड आउट कर लिया फोर्थ। तो एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही आसानी से। अक्सर जब आपको सारे ही ऑप्शंस नहीं पता होती क्लियरली, तो भी आप एक दो ऑप्शंस के माध्यम से अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रस और स्थायी भाव के युग्मों को सही चयनित करना है, यानी किस रस का क्या स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का रति है, बिल्कुल सही है। रौद्र रस का क्रोध है, ये भी सही है। वीर रस का उत्साह है, ये भी सही है। शांत का भय नहीं है।
शांत का निर्वेद होता है। भय तो यानी भयानक रस तो स्वयं में ही एक रस है, तो यहाँ पर ये स्थायी भाव इसका नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ABC जहाँ पर लिखा होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन 19 का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अवकाश के समय की गतिविधियां हम तनाव, निराशा आदि को सूचक होती हैं जिसके ज़रिए दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको सही सीक्वेंस में लगाना है। ये वाक्य बिखरा बिखरा सा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका 4th है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखें तो अवकाश के समय की गतिविधियाँ ये पहले नंबर पे आएगा। इसके बाद में सूचक होती हैं जिसके ज़रिए हम तनाव, निराशा आदि को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका सही सीक्वेंस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से छंद और उनकी मात्राओं के युग्मों का सही चुनाव करना है, यानी किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 21 का सही ऑप्शन यहाँ पर है दूसरा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तीसरा, यानी कि C एंड D ऑप्शन आर करेक्ट, बाकी A एंड B आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर बहुत ईजिली आपने इसको फाइंड आउट कर लिया होगा। अगला प्रश्न है जल से परिपूर्ण के लिए एक सही शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर अनूप। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे के 3 क्वेश्चंस यानी कि 23, 24 और 25 आपको गद्यांश से संबंधित देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद में अंग्रेज़ी का पोर्शन शुरू हो जाएगा। क्योंकि बीएड लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। एक और तो आपसे 25 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं, 25 पूछे जाते हैं इंग्लिश के, और 25 पूछे जाते हैं संस्कृत के। तो यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है। मैं गद्यांश नहीं पढ़ूंगी क्योंकि गद्यांश चेंज होते रहते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, तो इनके मैं आंसर्स आपको बता दे रही हूँ। बाकी मैंने जूम करके तो आपको दिखाई दिया, आप खुद से भी इनको पढ़ सकते हैं। लिखा है एकांत में रहने का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर आपका बन जाता है 3rd, यानी कि संसार और प्रकृति की सुंदरता को देखना। ये इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अगला प्रश्न है एकांत की खुशबू को कैसे महसूस किया जा सकता है? इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका एकांत से प्रेम करके, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिंदी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ईश्वर एक अनुपस्थिति है कैसे? ये बताना है आपको। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका 3rd, एकांत में ही ईश्वर महसूस होते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, यानी कि सेकंड सेक्शन आपका इंग्लिश का होगा, या हो सकता है आपके पेपर में सेकंड सेक्शन संस्कृत का दे दें या फिर हिंदी का दे दें, फर्स्ट सेक्शन किसी और का दे दें। तो इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट करते हैं अब। तो इंग्लिश सेक्शन का पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड करेक्ट लिखा हुआ है वो कैब के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये आपको चूज़ करना है। तो 26 का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि AVND, रिलीजियस, मिस्टीरियस एंड लेबोरियस आपका सही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, मैं इसको जूम कर दे रही हूँ, आई होप आपको सही से विजिबल होगा। 27th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं एंड आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में इन सारे ही ऑप्शंस को इन सेंटेंसेस को रीऑर्डर करना है सो दैट एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ पे 27th का सही आंसर है 3rd। सबसे पहले आएगा आपका V, देन C, देन A, देन लास्ट में D आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है एंड जो अंडरलाइंड पोर्शन है मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, इफ़ यू आर लाइकिंग इट। अगर इसमें आपको कोई एरर लग रहा है तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपको 1, 2, 3 में से कोई ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपको कोई एरर नहीं लग रहा है एंड यू थिंक देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, तो आपको 4th ऑप्शन करेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे 28th का सही आंसर मैं आपको बता रही हूँ, 2nd है वेदर यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे 29th का सही आंसर है 3rd, स्किलफुलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th। यहाँ अंडरलाइन पोर्शन में एक इडियम दे रखा है जिसका आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इन सारे ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, यानी कि पास्ट के जितने भी झगड़े हैं उन्हें भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st। तो इस सेंटेंस का आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 31st क्वेश्चन का 4th, अनीता आस्क्ड इफ शी हैड टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, आई विल राइट एन एसे
इसका आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करना है। तो 32nd का करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, एन essay विल बी रिटन बाई मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी डेस यू रिग्रेटेड। यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट मीनिंगफुल वर्ड फिल करना है। तो 33rd का करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। अगला क्वेश्चन है आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है एंड आपको एरर डिटेक्ट करना है। अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर पे टिक करना है, एंड अगर कोई एरर है तो आपको वो डिटेक्ट करना है। तो 34th का सही आंसर है थर्ड। 35th क्वेश्चन है आपको इन सारे सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है एंड एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 35th का करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड। सबसे पहले सी आएगा, देन ए, देन डी, देन लास्ट में बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज़ करना है। 36th का सही आंसर है फोर्थ, यानी कि ए एंड सी आर ओनली करेक्ट, बाकी बी एंड डी आर इनकरेक्ट। 37th क्वेश्चन में आपको बॉन्डेज का एंटोनिम बताना है। तो 37th का करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, लिबर्टी। 38th क्वेश्चन में आपको लिस्ट ए को लिस्ट 2 से करेक्टली मैच करना है। लेफ़्ट साइड वर्ड दे दिए गए हैं एंड राइट साइड मीनिंग दे दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको किसका क्या सही मीनिंग है इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो 38th का सही ऑप्शन है सेकेंड, यानी कि ए का फोर्थ होगा कैलामिटी, एंड बी का फर्स्ट होगा क्वेस्ट, सी का सेकेंड होगा इनकम्पास, एंड लास्ट फटीग का वेयरीनेस। 39th क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 का सेकेंड, ए, वी एंड सी आर ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है एंड आपको एरर डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड, चेंजिंग द डिज़ाइन। 41th क्वेश्चन है रिलेटेड टू सिनोनिम। तो यहाँ पे आपको सही सिनोनिम चूज़ करना है। तो 41th का करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, प्रिटेंड। 42nd क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करेक्टली मैच करना है। जेनोसाइड, रेजिसाइड, फैक्ट्रीसाइड, इन्फेंटिसाइड। तो जेनोसाइड का करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, यानी कि पूरी रेस को, पूरी कॉम को मार देना। रेजिसाइड, टू किल अ किंग, एंड फैक्ट्रीसाइड इज किलिंग वंस ब्रदर और सिस्टर, एंड इन्फेंटिसाइड इज किलिंग अ बेबी। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है 42nd का सेकेंड। 43rd क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है एंड जो अंडरलाइंड पोर्शन है, अगर आपको इसमें कोई एरर लग रहा है तो आपको एरर डिटेक्ट करना है, एंड इफ़ यू थिंक देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट नीडेड तो आपको फोर्थ ऑप्शन चूज़ करना है। तो 43rd का सही ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ब्लैंक फिल करने हैं। तो यहाँ पे 44th का सही आंसर है ऑप्शन 2, सी लेफ्ट फॉर मुंबई बाई द राजधानी एक्सप्रेस येस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से आपको ब्लैंक को फिल करना है। तो क्वेश्चन 45 का सही आंसर है सेकेंड, वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46th, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दे दिए गए हैं 4 एंड आपको इनको रीऑर्डर करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो 46th का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले तो आएगा वी, देन आएगा आपका ए, देन डी, एंड लास्ट में आएगा आपका ऑप्शन सी। अब 46 to 50 क्वेश्चंस जो हैं वो इस पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे, जैसे कि हमने हिंदी वाले सेक्शन में देखा था, एंड संस्कृत वाले सेक्शन में भी पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप पैराग्राफ खुद से पढ़ लेना, मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता दे रही हूँ। तो 47th का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, एंड 48th का सही आंसर है थर्ड, 49th का सही आंसर है सेकेंड, सेल्फ मार्केटिंग, एंड लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन का है 50th, इसका सही आंसर है फर्स्ट। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश वाला सेक्शन भी ख़त्म हो गया। अब मैं आपको लास्ट 25 क्वेश्चंस हैं संस्कृत के, वो करा दे रही हूँ। तो 51 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, इसका सही आंसर है नलः। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, पितरौ। क्वेश्चन 53 में आपको इन सभी वर्ड्स को एक
करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। वैसे तो ये कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, उसको संस्कृत में लिखा हुआ, संस्कृत कन्वर्जन, ऑब्वियसली संस्कृत का सेक्शन है तो संस्कृत में ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस में इन्हें या फिर सही ऑर्डर में इन्हें क्रम से व्यवस्थित करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड, यानी सबसे पहले तो आएगा कर्ता, देन आएगा आपका करणम, देन आएगा आपका संप्रदानम, और उसके बाद में आएगा अपादानम, और लास्ट में आएगा आपका अधिकरणम। तो इसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। 54th क्वेश्चन है। 54th क्वेश्चन में आपको क्रियापद बताना है, तो इसका सही आंसर है थर्ड, विदधीत, यानी ये आपका क्रियापद है। 55वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिक्त स्थानम पूर्यता, यानी रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। इसका सही आंसर है थर्ड, रूपकम, यानी कि रूपक अलंकार यहाँ पे फिल किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है। एक तरफ तो आपको सूची 1 दे रखी है एंड सूची 2 दे रखी है, तो सूची 1 को सूची 2 से सही आपको मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, यानी कि ए का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी का चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, एंड सी का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, और अंतिम रघुवंशम बचता है जिसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको एक पंक्ति दे दी गई और पूछा गया है कि ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं, तो ये आपको बताना है। तो 57th का सही आंसर है आपका फोर्थ, यानी रघुवंश पुराण से ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं। अगला क्वेश्चन है 58th। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको समास बताना है कि किस शब्द में कौन सा समास है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही ऑप्शन मैं आपको बता दे रही हूँ। सही ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ होगा, यानी कि ए को आप सेकंड से मिलाएंगे, और बी को थर्ड ऑप्शन से मिलाएंगे, एंड सी को आप फोर्थ से मिलाएंगे, और शिव केस वो बचता है उसको द्वंद्व समास से मिलान कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे विभक्ति से पूछा गया है। विभक्ति से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो विभक्तियों को आप सही से तैयार कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दे रही हूँ, फर्स्ट होगा कवौ। अगला क्वेश्चन है 60वां। इसका सही उत्तर है सेकंड, अनयत। अगला क्वेश्चन 61वां, फिर से आपसे विभक्ति से पूछ लिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, केवल ए, बी और सी ही यहाँ पर करेक्ट हैं, ए, बी, सी, और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 62वां। यहाँ पे आपको एक वचन बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाता है 62वें प्रश्न का तीसरा, आत्मने। अगला क्वेश्चन है 63वां। यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिए गए हैं संस्कृत में, इनमें से आपको सही वाक्य को चुनना है, यानी कि कौन कौन से वाक्य शुद्ध लिखे हुए हैं, शुद्ध वर्तनी में लिखे हुए हैं, ये आपको चयनित करना है। तो यहाँ पर 63वें क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाता है दूसरा, यानी कि केवल ए, वी और सी ही करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है 64वां। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ। इसका सही उत्तर है 11, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65वां। यहाँ पे आपको कुछ कवि दे दिए गए हैं, संस्कृत के महाविद्वान हैं। इनको आपको इनकी जन्म काल के अनुसार, यानी कि कौन से कवि सीनियर हैं, कौन से उनसे जूनियर है, यानी कि जन्म काल के अनुसार इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाते हैं भास, और उसके बाद में आएंगे कालिदास, और उसके बाद में आएंगे बाणभट्ट, और अंत में आएंगे भवभूति। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन 2, यानी कि सी, उसके बाद में ए, उसके बाद में डी, और अंत में बी। अगले प्रश्न में आपसे समास पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर इसमें कौन सा समास है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर है द्वंद्व समास, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 67वां। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 67वें प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। तो इसका सही उत्तर है चौथा, यानी कि केवल डी, सी और वी। अगला प्रश्न है 68वां। यहाँ पे आपको इसका प्रत्यय बताना है। तो इसका सही उत्तर, आप इसको सबसे पहले पढ़िए और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। वैसे इसका सही उत्तर है तीसरा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है 69वां। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में यानी कि लेफ्ट साइड कवि दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके ग्रंथ दे रखे हैं, तो आपको सुमेलित करना है इनको। तो मैं आपको बता दे रही हूँ करेक्ट। तो यहाँ पर भवभूति का होगा उत्तर रामचरित, आप सबको पता ही होगा।
इसके बाद में जो वी है भर्तहरि, इनका करेक्ट होगा नीति शतकम। और इसके बाद में सी है अंबिका दत्त व्यास, इनका करेक्ट होगा शिवराज विजय। और अंत में बचते हैं बाणभट्ट, इनको सही मिलाएंगे आप कादम्बरी से, इनका ग्रंथ है कादम्बरी। अब यहाँ पे 70वां प्रश्न आपसे फिर से विभक्ति को देखने को मिल रहा है। तो विभक्ति से संबंधित कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मेरे ख्याल से संभावना रहती है कि आपसे 5 से 7 प्रश्न विभक्तियों से पूछ लिए जाएं, तो ये आप ज़रूर सही से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, 70वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर तीसरा, गवा। अगला प्रश्न है 71वां। यहाँ पे आपको संधि करनी है, यानी कि इन दो शब्दों को सही मिलाकर बताना है कि इनको संधि करके क्या नया शब्द बनेगा। तो 71वें प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, चौथा होगा। 72वें प्रश्न में आप देख सकते हैं फिर से विभक्ति से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। यहाँ पर आपको विभक्ति बतानी है कि प्रथमा है, द्वितीया है, चतुर्थी है या फिर पंचमी है। तो इसका सही उत्तर आपका बन जाता है 72वें का तीसरा, यानी कि चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जैसा कि हिंदी और इंग्लिश वाले सेक्शन में हुआ था, वैसे ही संस्कृत सेक्शन में भी हो रहा है। आपसे अगले प्रश्न कुछ हैं, 3-4 प्रश्न, वो आपको अनुच्छेद से देखने को मिलेंगे। तो अनुच्छेद मैं नहीं पढ़ूंगी, आप इसको पढ़ लीजिए, मैंने जूम कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मैं इनके आंसर्स आपको बता दे रही हूँ। तो 73वें प्रश्न का सही उत्तर है आपका फर्स्ट, परिश्रम। अगला प्रश्न है 74, इसका सही उत्तर है पहला, सिंघाए। और अंतिम प्रश्न है आपका 75वां, जिसका सही उत्तर है तीसरा। तो इस हिसाब से आपने एनालाइज किया होगा कि 25-25 क्वेश्चंस होते हैं तीनों सेक्शन से, कुल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले 25 क्वेश्चंस आपको मैंने हिंदी के कराए, देन अगले 25 क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश के कराए जिस सीक्वेंसेस में दे रखे थे, और अंतिम 25 प्रश्न संस्कृत के थे। तो इसमें आपने देखा, इसमें जो अंतिम 3 प्रश्न थे, सब में ही वैसे अंतिम 3 प्रश्न इसके और अंतिम 3 प्रश्न इसके, अंतिम 3 प्रश्न संस्कृत के पोर्शन के अनुच्छेद से संबंधित थे। तो इस तरह से आप तैयारी करके जा सकते हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने साथियों के साथ में भी वीडियोस को शेयर करें, सो दैट उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करना तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।